Good morning, dear friends. Myself, Dr. Avish Sharma. I am Associate Professor in American Carbon College, Bhilwara, in the subject of chemistry. फ्रेंड्स हम लोग आपका जो बेसिक पार्ट थर्ड का जो काइनेटिक्स का पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे थे हम, और उसमें लगभग 80% पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, 80-90%, जिसपे कि हम जान चुके थे कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना तक हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अणुसंख्यता क्या होती है। डिफरेंट जो थ्योरीज हैं रिएक्शन रेट की, उनके बारे में हमें जाना था, कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को निकालते हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज जो हम शुरू करेंगे वो टॉपिक है आपका काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ओके, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ए काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या जटिल अभिक्रियाओं की बल गतिकी। तो बल गतिकी तो हम जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स तो जो रासायनिक बल गतिकी वो क्या होती है, वो हमें पता है कि जिस विज्ञान की शाखा में हम रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग या उसको प्रभावित करने वाले कारकों, इनका अध्ययन करें, उसको हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। पर ये जटिल अभिक्रियाएं क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है ना, तो आज तक जो हम पीछे पड़े सब है ना, वो सब क्या है, सरल रिएक्शन कह रहे हैं। ये जटिल है तो वो सरल होगी। तो जटिल रिएक्शन की क्वालिटी क्या है कि जटिल रिएक्शन, सबसे पहली बात तो जो 2 या 2 से अधिक पदों में होती है। जटिल रिएक्शन का जो डेफिनेशन अगर हम कहें, जो 2 या 2 से ज्यादा पदों में संपन्न हो, मतलब एक पद में संपन्न नहीं होगी। एक तो रिएक्शन में पीछे पड़ेगी A प्लस B के, सपोज P प्रोडक्ट दे रहा है कोई, तो A रिएक्टेंट है, एक B रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सिंपल रिएक्शन की एक ही पद में संपन्न हो रही है, एक ही पद है जिसमें प्रोडक्ट बना देते हैं ना, इसमें कि A का 1 मोल B का 1 मोल है। ऐसी रिएक्शंस की जो ऑर्डर था उसको हम एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, बट इसकी जो अणुसंख्यता होती है या मॉलिक्यूलरिटी है, जो मॉलिक्यूलरिटी है, उसको हम ये देख के बता सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी यहाँ हमें दिख रही है, सपोज 2 है ना। तो ये हो गई एक सिंपल रिएक्शन। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो कम से कम जिसमें 2 पद हो या तो, या 2 से ज्यादा पद हो, वो कहलाती है जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया में जितने भी पद हैं जटिल अभिक्रिया के अंदर, जब भी हमने कह दिया कि वो 2 या 2 से ज्यादा पद है, तो उसके जितने भी पद हैं, वो उसका हर एक पद एक सरल पद होता है या सरल अभिक्रिया उसको हम करें। वो एक कंप्लीट रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि जटिल अभिक्रिया उन सब सरल पदों से मिलके बनती है। वो एक जो सरल पद है वो अपने आप में एक कंप्लीट सिंपल रिएक्शन नहीं है, वो एक हाइपोथेटिकल, हमने ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म बनाते हैं कि भैया ये पद भी इसके अंदर आया होगा, तभी जाके पॉसिबल है कि हमें प्रोडक्ट मिला हो। तो जैसे एक रिएक्शन है वो जिसके अंदर 3 मोल हमने लिए हैं A के, 2 मोल लिए हैं B के, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट है ये, और ये मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट P का 1 मोल एंड Q का 1 मोल। तो हम ये कहते हैं कि ये एक जटिल अभिक्रिया है, ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है। अगर ये सिंपल रिएक्शन होती तो सिंपली A के 3 मोल मिलके 2 मोल B से मिलके P और Q दे देते, और हम कह देते हैं कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हो गई है 5। ठीक है। लेकिन जब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में चेंज हो जाती है, और वो पता कैसे चलता है, पता इस तरह चलता है कि जब इसमें नंबर ऑफ मोल 3A + 2B दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 होनी चाहिए, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इससे अलग आता है। तो जैसे ये रिएक्शन सपोज हम मानते हैं 4 पदों में संपन्न हो रही है। तो पहला पद जैसे हमने माना कि सपोज जो A मॉलिक्यूल था, सबसे पहले लिया हमने ये A मॉलिक्यूल,
दूसरे बी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हमें दे रहा है सी और डी। ये हो गया सपोज इसका प्रथम पद, फर्स्ट पद हो गया है ना। दूसरे पद में ये जो सी बना है ये वापस रिएक्ट करेगा रिएक्टेंट ए के साथ में और एक नया प्रोडक्ट दे देगा दैट इज सपोज ई। ये इस अभिक्रिया का दूसरा सरल पद हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेक्शन इसका दूसरा सरल पद हो गया। तीसरी में ये जो प्रथम पद में डी बना था ये पुनः ए से रिएक्शन करेगा, वापस ए से रिएक्शन करेगा और मिलके प्रोडक्ट देगा में एफ। ये हो गया इसका तीसरा सरल पद। चौथी स्टेप में जो ये ई बना है और जो ये एफ बना है ये दोनों मिलेंगे किसके साथ, ये जो ऊपर हमने इनिशियली बी लिया था और ये दे देंगे प्रोडक्ट पी प्लस क्यू। तो अगर इस रिएक्शन को ओवरऑल हम देखें क्या दिखाई देता है हमें, हाँ ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें दिखाई देता है कि जो ए है उसके यहाँ कितने मोल काम आ रहे हैं। सपोज ए के यहाँ 3 मोल काम आ रहे हैं तो ये 3 मोल हमने यहाँ लिख दिए। बी के यहाँ 2 मोल काम आ रहे हैं तो वो हमने यहाँ लिख दिए। पी और क्यू हमें मिला है वो हमने यहाँ लिख दिए। सी डी यहाँ प्रोडक्ट में भी है और यहाँ 1 मोल यहाँ भी थे तो ये ऐसे कैसे इससे कैंसिल आउट हो गया। इस तरह ई एफ भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो जो ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन है वो बचेगी 3a + 2b = p + q। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि इन 4 सरल पदों से मिलके बनी है, ये कहलाती है जटिल अभिक्रिया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए आपके लिए। अब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जब बल गतिकी की बात आती है, रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट लॉ या वेग नियम जब लिखने की बात आती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की बात यह है कि किसी भी जटिल अभिक्रिया में जो भी सबसे धीमा पद होगा, सबसे धीमा जो भी पद होगा किसी भी जटिल अभिक्रिया सबसे धीमा जो पद होगा, मान लो ये हमने बताया कि 1 2 3 4 3 स्टेप इसके अंदर है ना, पर्पज से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 स्टेप है। इसमें मान लो सबसे धीमा पद इसका है फर्स्ट वाला, ये सबसे धीमा है। तो जो भी सबसे धीमा होगा या स्लोएस्ट होगा वही पद उसका अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेगा या वही रेट डिटरमाइनिंग होगा, रेट डिटरमाइनिंग। तो ये एक वाक्य है, इसको याद कर लीजिए आप। द स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट वन। ठीक है, इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझ सकता हूँ कि मान लो सपोज एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है हमारे पास। मान लो साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, उस साइकिल में हमारे पास टायर बनते हैं, ठीक है, हैंडल बनते हैं और पैडल का जोड़ा बन रहा है। ये भी टायर का पेयर बन रहा है। तो माना एक दिन में 10 टायर के पेयर बन जाते हैं, ठीक है, और 20 हमारे हैंडल बन जाते हैं और 20 हमारे पैडल बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक दिन में कितनी साइकिलें बनेंगी। तो इसका जवाब सिंपल है, आप लोगों को पता ही होगा कि जितने टायर के पेयर बनेंगे उतनी साइकिल बन पाएंगी। ये 20 पैडल या 20 हैंडल बनने से फर्क नहीं पड़ेगा। कारण इसका क्या है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पर, टायर। क्यों, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप क्या है कि टायर बनना। जब तक ये टायर नहीं बनेंगे तब तक साइकिल थोड़ी चल सकती है। जब तक 10 टायर बने हैं तो 10 ही साइकिल बनेगी। ठीक है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वो है हमारा टायर का बनना। साइकिल कितनी बनेगी, 10। तो साइकिल का बनने का जो रेट है किस पर डिपेंड किया, टायर पे, जो कि स्लोएस्ट है। इसीलिए जो सबसे धीमी स्टेप है, माना ये धीमी स्टेप है, तो रिएक्शन रेट डिपेंड करेगी इस पे, A + B इज गिव्स C + D। इसके लिए अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखें
वो किस तरह लिखा जाएगा? इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो माइनस डी सी ए, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगाया है, टी दैट इज इक्वल्स टू के ए एंड बी। अब हम ये बता सकते हैं, रेट लॉस हमने लिख लिया है कि ये रिएक्शन कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर इस रिएक्शन इस जटिल अभिक्रिया की बात करें तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इस अभिक्रिया ये अभिक्रिया कई सरल पदों में संपन्न हो रही है। इसका सबसे जो धीमा पद है वो फर्स्ट वाला है जिसमें ए बी मिलकर सी डी बना रहे हैं, और उसके लिए रेट एक्सप्रेशन आया के ए बी, जिसके जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें जो सांद्रता के पद है उनकी पावर का जो योग है वो होता है 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला जाता है, रेट एक्सप्रेशन दिया जाता है, और ऐसी रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी की कोई परिभाषा नहीं, क्योंकि सरल पद इसके कई सारे हैं, हर एक सरल पद की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी है, जैसे इसके लिए 2 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 2 है, यहाँ 3 हो गई, तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कोई भी बात नहीं। ये जटिल अभिक्रिया जो होती है उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ा हमने पढ़ा। अब जो आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में 3 तरह की जटिल अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहला तो हो गया यही जो दिख रही है, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय। सेकंड नंबर इसमें कॉन्जिक्यूटिव या क्रमागत अभिक्रिया होती है, इसमें ए से बी बनता है, बी से फिर सी बनता है, इस तरह ये क्रमागत कहलाती है। और तीसरी है पैरेलल रिएक्शन, जिसमें ए से बी भी बनता है और ए से सी भी बनता है, और ये सामने दिख रही है जिसमें ए से बी बन रहा है और वापस बी से ए बन रहा है, ये हो गया रिवर्सिबल। ये होगी कॉन्जिक्यूटिव या क्रमागत रिएक्शंस, और ये होगी पैरेलल या समांतर अभिक्रियाएं। तो ये 3 तरह की जो जटिल अभिक्रियाएं हैं वो आपके कोर्स में है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपोजिंग रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इस नाम से आप सभी परिचित हैं क्योंकि आप थर्ड ईयर में हैं, ये सब पढ़ते आ रहे हैं आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, और उसकी काइनेटिक स्टडी अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ी है। यहाँ अपन उसकी काइनेटिक स्टडी पढ़ेंगे। एक बहुत ही एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर वो ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको अपन पढ़ेंगे। एक रिएक्शन है जो अपन यहाँ देख रहे हैं जिसमें ए से ये बी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए एक रिएक्टेंट हो गया, बी एक प्रोडक्ट हो गया, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो बने रखा है K1, ठीक है। कुछ टाइम बाद बी से ए भी बनने लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए अपन रेट कांस्टेंट रखा है कि ये जो रिएक्शन हो रही है जिसमें ए से हमें बी मिल रहा है उसको हम कहते हैं अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो बी से वापस ए मिल रहा है उससे हम कहते हैं पश्च अभिक्रिया, ठीक है। 2 तरह की रिएक्शन हो गई, एक अग्र अभिक्रिया और एक पश्च अभिक्रिया, रिवर्स और एक फॉरवर्ड बैकवर्ड, सॉरी। इसको पश्च अभिक्रिया को हम प्रतीप रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का उदाहरण है, इससे ही हम आगे अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ड्राइव करेंगे रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये रहेगा, हम एक तो K1 निकालेंगे जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, और दूसरा हम निकालेंगे K इनवर्स जो कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, ओके। तो सिंपल रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, एक अल्फा ग्लूकोज टू बीटा ग्लूकोज बन रहा है, वापस बीटा ग्लूकोज टू अल्फा ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं, मैं इनिशियली आपको बता देता हूँ, फिर अपन धीरे लाइन बाय लाइन चलेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे बताता हूँ आपको। ए से बी बन रहा है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इनिशियली हम मान रहे हैं कि इनिशियली जो ए है उसका कंसंट्रेशन सपोज ए है, प्रारंभिक सांद्रता ए है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जबकि इनिशियल शुरू हुई रिएक्शन उस समय पर जो बी की कंसंट्रेशन है वो हम मान रहे हैं 0 है, क्योंकि रिएक्शन कुछ हुई नहीं है, ए से अभी तक बी बना ही नहीं है। तो ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, बी की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, पर कुछ टाइम बाद सपोज, चलिए नीचे बढ़ते हैं देखते हैं।
ये मैंने आपको बता दिया कि ए की प्रारंभिक सांद्रता मान लिया हमने वो ए है, और उसी समय बी की सांद्रता 0 है क्योंकि बी कुछ बना नहीं है ना। अब समय टी, उस समय टी गुजर गया तो उसके बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट जो बी है वो बनने लगेगा, और वो कितना बन गया समय टी के बाद, एक्स मोल पर लीटर बन गया। तो जो ए है वो कितना बचेगा टी समय बाद, ये उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए, इतना प्रोडक्ट में बदल चुका है, तो टोटल हो गया ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। तो ये ए टाइम बाद जो मोल बचा है वो हो गया। नाउ नीचे आइए, ठीक है। अतः जो अग्र अभिक्रिया का वेग है सपोज, वो तो हो जाएगा k1 a माइनस एक्स, हो जाएगा ना। वेग क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू k1, रेट कांस्टेंट है, और कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया टी समय बाद, a माइनस एक्स रह गई ना, एक ही तो इनिशियली ये था, ये अपन देख चुके हैं, और x प्रोडक्ट में बदल चुका है तो e माइनस एक्स हो गया। ऐसे ही ये इसमें रेट कांस्टेंट हमें पता है k इनवर्स 1 है, और ये हो गया क्या कि सॉरी रेट दैट इज इक्वल टू k इनवर्स 1 क्या x, ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये हो गया, और ये हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन का। ये दोनों क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि अग्र रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। इन दोनों रिएक्शंस के होने में जो बी है वो टोटल कितना बना, बी हमारा प्रोडक्ट है, तो बी के बनने की दर क्या होगी, तो उसको इस तरह निकाल सकते हैं हम कि dx अपॉन dt, ये बी के बनने की दर है सपोज, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया k1 a माइनस एक्स। k1 a माइनस एक्स क्या है, इससे तो क्या हो रहा है, a से a कन्वर्टेड इनटू b, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिखा रहा है, ओके है ना। अब अग्र अभिक्रिया ही था, जो ए से बी बन रहा है वो है अग्र अभिक्रिया, ये वाली। और ये क्या है, ये है बैकवर्ड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें कि बी चेंज हो रहा है वापस ए में। तो अगर हम यहाँ देखें तो बी के बनने की दर क्या होगी, ए से जो बी बन रहा है वो उसमें से घटा दिया हमने, जिसमें से बी वापस ए में चेंज हो रहा है, तो ये ओवरऑल हो गया dx अपॉन dt k1 a माइनस एक्स माइनस k इनवर्स माइनस 1 x, ठीक है। ये आ गया, तो ये तो ए से बी बनने का है, और ये वापस बी से ए बनेगा, तो ये ओवरऑल बी बनने की कुल दर है। अब हम ऐसी कंडीशन का वेट कर रहे हैं जबकि ए से बी बन रहा था, है ना, और बी से ए बनना भी शुरू हो गया। एक सिचुएशन आएगी जब जितना ए से बी बन रहा है उतना ही बी से ए बन रहा है, और दोनों तब ये कहलाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया, साम्य आ गया, साम्य अवस्था आ गई ना। तो जैसे ही साम्य अवस्था आएगी, ओके, तो यहाँ ये आ गई यहाँ पर साम्य अवस्था। जब साम्य अवस्था आ जाती है तो जितना साम्य अवस्था आ जाती है तो जो रेट होता है, रेट जो होता है, वेग होता है अभिक्रिया का, वो हो जाता है शून्य। ऐसा क्यों होता है कि रेट की डेफिनेशन है कि रेट क्या होता है, रेट, रेट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx अपॉन dt, यही तो रेट हम लेते हैं। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि सामने आ चुका है, ए से जितना बी बन रहा है उतना ही बी से ए बनने जा रहा है, ए की कंसंट्रेशन में चेंज तो आया ही नहीं, जितना ए से बी बन रहा है उतना ही बी वापस ए में कन्वर्ट हो रहा है, बी की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, रेट रेट जीरो। तो ऐसे साम्य में जबकि वेग जीरो हो जाए, इस x जो कि t समय बाद b की बनी हुई कंसंट्रेशन है, तो हमने यहाँ मान लिया है xe, तो k1 a माइनस xe माइनस k इनवर्स xe, बस यहाँ पे जो x था, ये x था, इसको हमने xe में चेंज कर दिया है, इतना ही किया, कुछ नहीं किया, जस्ट दैट।
ये हमने इस एक्सी में चेंज कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया हमने, सिर्फ के इनवर्स -1 जो था उसको हम पूरे इधर ले आए हैं, एक्स सी इसके नीचे आ गया। के इनवर्स दैट इज इक्वल टू k1 a minus xc अपॉन xc हो जाएगा ना। इसमें क्या है, k1 a minus xc दैट इज इक्वल टू k इनवर्स 1 xc, इसको इधर लिया है ना। और नेक्स्ट स्टेप में ये xc यहाँ से उठ के इसके नीचे आ गया, तो ये हुआ k1 a minus xc अपॉन xc, इक्वेशन नंबर 3। अब नीचे चलिए, नाउ ये जो के इनवर्स का मान है मैंने निकाला है k1 a minus xc अपॉन xe, ये जो के मान निकाला है ना, इस मान को यहां से उठा के हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये। यहाँ पर जो के ये जो k माइनस 1 है इसकी जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू निकाली है दिस वन। यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो इसको पुट करने से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी हमें। इक्वेशन नंबर 4 क्या कहती है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1 a minus x, तो ऐसा ऊपर से उठा लिया है k1 a minus x, इसके बाद में x यहाँ यहीं रखा है, और ये जो वैल्यू थी ये आ गई यहाँ ऐसा k1 a minus xc अपॉन xc। इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा k1, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ xc, ये वाला xc, इस xc को यहाँ भी रखा जाएगा, ये हो जाएगा k1 अपॉन xc, और अंदर हो जाएगा a minus x xc माइनस a minus xc x, ये जो x है ये वाला अंदर आ जाएगा। इसको अगर और सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई किया है ना, ब्रैकेट खोल लिया हमने, ये a xc x xc, इससे तो ये वाला पोर्शन हो गया पूरा, और a माइनस xc दोनों को जो खोलेंगे ये आ जाएगा x और xc प्लस xc x। यहाँ पर दो टर्म आ गई हमारे पास जो सेम है, माइनस और प्लस में x xc ये वाला और ये वाला, या कैंसिल आउट हो जाएंगी, मल्टीप्लिटी बराबर हो जाएगा ए एक्स सी माइनस ए एक्स, और देन ए कॉमन ले लिया, अंदर हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए अपॉन अपॉन एक्स सी माइनस एक्स ए। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है, एक्स समय टी के बाद जो ए के बी में बदले हुए मोल है संख्या है, एक्स ई जब इक्विलिब्रियम प्राप्त हो चुका है उस समय पर बी के मोलों की संख्या है, बी की कंसंट्रेशन है, k1 रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। अब हम इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए जो एक्स एक्स है वो एक साइड आ जाएगा, तो dx अपॉन xc माइनस एक्स यहाँ से उठ के dx के नीचे आ जाएगा, और dt यहाँ से उठ के k1 के साथ चले जाएगा, ये हो जाएगा k1 dt, ए रह गया नीचे रह गया xc, a अपॉन xc, ये वेरिएबल सेपरेट किया है। और इस इक्वेशन नंबर 9 का हम करेंगे अब इंटीग्रेशन या समाकलन। इसका समाकलन करने पे आ जाएगा माइनस ln xc अपॉन x इक्वल टू a अपॉन xc k1 t प्लस c। c हम बहुत पहले देख चुके हैं, पहले भी c क्या है यहाँ पर एक समाकलन इस तरह, समाकलन स्थिरांक सी है, सी की वैल्यू हम निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। कैसे निकालेंगे, यहाँ एक बार इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज किया है, कैसे किया है, एक्स को इस टर्म को इधर ले गए, ठीक है, ये हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सी अपॉन ए एल एक्सी माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस से सी हो जाएगा ना। और टाइम t0 पर ये हमने शर्त लगाते हैं, पीछे भी लगा देखा है,
जब समय 0 जब इनिशियल रिएक्शन शुरू हुई है तब जो उत्पाद है वो बिल्कुल जीरो उत्पाद बना ही नहीं है, x तो 0 है, तो इसकी वैल्यू हमने 0 रख दी यहाँ पर, इसकी वैल्यू 0 रख दी, तो ये टर्म हो गया पूरा 0, ठीक है। ये रह जाएगा ln xc, अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस xc अपॉन a ln xc, तो c की वैल्यू हमारी ये निकल गई। इस c की वैल्यू को पुट कर देंगे हमारी रिएक्शन नंबर 10 में, तो वो हो जाएगी माइनस xc अपॉन a दिस वन ln xc माइनस x इज इक्वल टू k1t माइनस xc अपॉन a ln xc, पूरी की पूरी वैल्यू c की जगह यहाँ पर हमने पुट कर दी। इसमें किए 11 नंबर की यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें तो k1t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1t है दैट इज इक्वल टू ये माइनस की टर्म है, ये इधर चली जाएगी, है ना, ये xc अपॉन a प्लस में आ गया इज इक्वल टू ln xc ऊपर चले जाएगा, xc माइनस x नीचे आ जाएगा, एंड k1 इज इक्वल टू xc अपॉन at ln xc अपॉन xc माइनस x। ये जो इक्वेशन आई है k1 इज इक्वल टू xc अपॉन at, t यहाँ से आ गया यहाँ नीचे ln xc अपॉन xc माइनस x। ये जो रिएक्शन आई है ये है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वेगनीयता, इसमें रिवर्सिबल जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके अंदर, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टेप। नाउ ये तो था फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट रिएक्शन या प्रति रिएक्शन जिसे कहते हैं, तो जो इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी थी ऊपर, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, पहले हमने रिएक्शन लिखी थी k1a माइनस x माइनस k इनवर्स x इज इक्वल टू 0। इसमें हमने देखा था कि a से b बनता है और b से वापस a बन जाता है, ये देखा था ना। तो जो ओवरऑल b है वो कितना बन रहा है, वो इसमें से ये घटा दिया था हमने कि a से b जो बन रहा है उसमें से b से वापस जो ab चेंज हो जाता है उसको घटा दे तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी कि b की कितनी कंसंट्रेशन बन रही है। फिर उसमें हमने इक्विलिब्रियम लगाया था जबकि रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है, और ये xc उसी टाइम यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, k माइनस xc माइनस k इनवर्स x इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा k1a, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया, देन k1 xc माइनस में हो गया माइनस k इनवर्स xc पहले से था, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 15 सपोज। अब k1 प्लस k इनवर्स xc हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर इन दोनों में से, तो अंदर आ जाएगा k1 प्लस k इनवर्स xc इज इक्वल टू k1a, और k1 प्लस k इनवर्स इज इक्वल टू k1a अपॉन xc, दैट इज इक्वेशन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको हम पुट कर देंगे जो कि हमने इक्वेशन नंबर 14 निकाली है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो क्या पुट कर रहे हैं हम जानते हैं कि k1 प्लस k इनवर्स इज इक्वल टू है k1a अपॉन xc। इसका जो ये टर्म है दिस वन, ये टर्म, इस टर्म को अगर हम देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, k1 a, a यहाँ से इधर चले गया इसके बाद अपॉन xe, xe यहाँ से नीचे आ गया, नीचे आ गया इसके, तो बचा क्या 1 अपॉन टी, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन टी, और आगे क्या है ln xc अपॉन xc माइनस x, आ जाएगा ln xc अपॉन xc माइनस x, ये आ गया k1 प्लस k इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln xc अपॉन xc माइनस x, क्वेश्चन नंबर 18। तो अगर यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए हमें k1 ज्ञात है जो कि हम 14 नंबर रिएक्शन से निकाल पा रहे हैं, a ज्ञात है जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a है जो कि हमें पता है, xc इक्विलिब्रियम पे कितना b हमें प्राप्त हो रहा है वो भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हमने पीछे रिएक्शन जो पढ़ी है, कई सारी फिजिकल पैरामीटर्स हम देखे, इससे पता लगा सकते हैं। अगर ये सब पता हो तो हम इससे k इनवर्स भी पता लगा सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए k1 और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए k इनवर्स, इन दोनों को निकालना।
तो ये पहली जटिल अभिक्रिया थी जिसको आज हमने एक्सप्रेशन देखा है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम आगे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।